नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाते हैं, क्योंकि अब तक जो तैयारी करनी थी आपको वो आपने कर लिया, परंतु अंतिम समय में ट्रिक और टेक्निक भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको परीक्षा में सफलता दिलाती है। तो इसी ट्रिक और टेक्निक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाते हैं। क्योंकि यह संभव नहीं है कि परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबका उत्तर आपको पता हो, और उसी में आपको जो पूरा प्रश्न है उसको मैक्सिमम, जो अधिकतम प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो निश्चित तौर पर आपको कुछ प्रश्न को गेस करके अनुमान के आधार पर तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा, और ये हर कोई करता है। आप टॉपर से भी पूछ लेंगे, यूपीएससी बीपीएससी का यदि टॉपर है तो वो भी आपको बताएंगे कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। किसी का भी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, मैक्सिमम 60% तक तैयारी होता है, और उसी में एग्जाम पास के कुछ लोग टॉपर भी बनते हैं और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में 200 से अधिक एग्जाम क्वालिफाई किया। हमने यह भी देखा है कि हमसे जो तेज पढ़ने वाले हमारे सहपाठी थे, जो हमारे कलीग थे, जो बैचमेट थे या हमसे सीनियर थे, उनका एग्जाम नहीं निकलता था और मेरा एग्जाम निकल जाता था। तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रिक और टेक्निक का भी योगदान रहता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि सारे परीक्षाओं को मैंने तुक्का लगाकर ही पास किया, क्योंकि कई बार है कि तुक्का काम नहीं करता है। लेकिन आपको बीपीएससी जैसे परीक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ जो है तुक्का काम करता है, और कम से कम 10-20 प्रश्नों में अगर आपका तुक्का चल गया तो निश्चित तौर पर आपको ये सफलता दिला देगा। तो आइए इसी बिंदु पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि तुक्का कैसे लगाते हैं। अब देखिए, ये जो तुक्का है, तो तुक्का तो एक शब्द है, और तुक्का जो है ना, इसको हम एक निगेटिव शब्द मानते हैं, क्योंकि तुक्का एक ऐसा प्रक्रिया है जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बुद्धिमत्ता का उपयोग किए हुए, बिना सोचे समझे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये प्रक्रिया के तहत अगर कोई आप टिक लगा देते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो वो तुक्का है। ठीक है। जबकि जिस तुक्का की हम बात कर रहे हैं उसे हम तुक्का नहीं, बल्कि उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस गेस। अब ये इंटेलिजेंस गेस क्या है, इसी को समझना है। हम तुक्का के जगह पर इंटेलिजेंस गेस हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक अनुमान लगाना। ठीक है। और इस बुद्धिमत्ता पूर्वक अनुमान लगा के आप बीपीएससी के, यूपीएससी के या कोई भी परीक्षा के प्रश्न हो, आप उसको अधिकतम से अधिकतम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ गलती भी हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया को यदि आप अपनाएंगे तो अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, तुक्का के जगह पर हम इंटेलिजेंस गेस, हम जब कभी तुक्का बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम इंटेलिजेंस गेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। आप सेंटर पर पहुंचे, आपको ओएमआर सीट मिला। ओएमआर सीट में जो कुछ प्रक्रियाएं करनी होती है, रोल नंबर भरना होता है, कैटेगरी भरना होता है, बुकलेट सीरीज नंबर भरना होता है, नाम लिखना होता है, सेंटर का नाम लिखना होता है, तो वो सारा जो है आपको सही तरीके से कर लेना है। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं करना है, उसको टेक्निकल फॉल्ट कहा जाता है। अगर ये गलती करते हैं तो आपने कितना भी सर्वशुद्ध प्रश्न को हल किया है, आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आंसर शीट की जाँच ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले उसको ध्यान देना है कि जो जरूरी चीज़ें ओएमआर सीट में भरनी है उसको हम बिना गलती किए, सावधानी पूर्वक, बिना हड़बड़ी के और सही सही हम कर लेंगे। और संगत जो कॉलम है, संगत जो गोला है, उसको भी हम रंग लेंगे, यानी सर्किल को डार्क कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र मिलेगा तो सर्वप्रथम क्या करना है। प्रश्न पत्र मिलने पर सर्वप्रथम क्या करना है, तो कई सारे विद्यार्थी होते हैं कि प्रश्न मिला और वो पहले से ही, पहले पेज से ही लग जाते हैं बनाने के लिए। ठीक है। कोई ऐसा भी विद्यार्थी है कि प्रश्न मिला, अब उसमें शुरुआती दौर पर ही आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिल गए, 4-5 प्रश्न जिसका उत्तर आप जान ही नहीं रहे हो, काफ़ी हार्ड प्रश्न है, या ऐसे प्रश्न है जिसको आपने पढ़ा नहीं, आपके कभी जेहन में नहीं आया, आपका उनसे पाला नहीं पड़ा, या पढ़ा था भूल गया, काफ़ी कठिन प्रवृत्ति के लग रहे हैं, तो वो क्या करता है कि आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है और शुरू से आप हार जाते हैं। और हारना क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये नहीं करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका सरसरी नज़र से, सरसरी निगाह से उसका अवलोकन करना है। अवलोकन यानी सरसरी निगाह से अवलोकन करना है, उसको देख लेना है। अगर बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर 150 प्रश्न रहेगा, और 150 प्रश्न कितने पेज में रहेगा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को
दोनों में से किसी एक को लें तो ये 25 से 26 पेज में आपका रह सकता है, 25 से 26 पेज में आपका रहेगा। ठीक है, तो 25 से 26 पेज को आपको जो है सरसरी निगाह से देख लेना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आसान क्वेश्चन कहाँ पर है, मध्यम दर्जे का क्वेश्चन कहाँ पर है और कठिन क्वेश्चन कहाँ है। तो यहीं पर आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है। तुक्का लगाने की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मिलने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बाद ही तुक्का की कहानी होगी। हर प्रश्न में तुक्का नहीं लगाना है, कुछ प्रश्न तो इतने आसान रहेंगे, इतने इजी रहेंगे, जो कि बेसिक लेवल के बुक जैसे एनसीईआरटी हो गया या आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा लुसेंट टाइप के बुक से क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आसान प्रश्न के बाद हम जब मॉडरेट और कठिन प्रश्न पर जाएंगे तो वहाँ तुक्का लगाने की जरूरत होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है पूरा प्रश्न पत्र को अवलोकन कर लेंगे, सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे। इसमें कितना समय लगेगा, तो मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। ये 2 से 3 मिनट जो है आपको आगे का प्लानिंग तय करेगा। किसी भी कार्य को अगर हम करने जाते हैं और अगर उसका हम प्लानिंग नहीं करते हैं, उसका स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, तो वो काम क्या है कि असफल होने की पूरी संभावना रहती है। तो जो आपको समय मिल रहा है 120 मिनट का जो समय मिलेगा 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उसमें से 2 से 3 मिनट पहले आप प्लानिंग पर खर्च कीजिए। प्लानिंग क्या करना है कि पूरा 150 क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से देख लेना है, 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है, अब देख लिए, अब क्या करना है। तो जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो 3 स्तर का है। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट में अगर आप देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा 2 से 3 मिनट में ही आपको पता लग जाएगा कि जो प्रश्नों का स्तर है वो 3 लेवल पर है। 3 लेवल पर, तो पहला लेवल जो है वो आप देखेंगे कि आसान प्रश्न रहेगा। ये शुरुआत में नहीं मिलेगा, ये पूरा बिखरा हुआ रहेगा। कुछ आसान प्रश्न आपको पहला पेज में मिल जाएगा, कुछ जो है तीसरा पेज में मिलेगा, कुछ चौथा पेज में मिलेगा, कुछ जाके लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अलग अलग विषय के, कभी इतिहास का प्रश्न कठिन पूछ दिया जाता है, कभी इतिहास का आसान पूछ दिया जाता है। उसी तरह से पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस का क्वेश्चन कभी आसान कभी कठिन रहता है। ठीक है, तो उसी में से आपको देख लेना है कि कहाँ पर कहाँ क्वेश्चन जो है आसान है। मान लिया जाए कि आपको मिल गया 76वां नंबर क्वेश्चन आसान है, ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन आसान है, 101वां नंबर क्वेश्चन आसान है, तो ऐसे जो है दिख जाएगा आपको, सरसरी निगाह से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इजी रहते हैं। और अगर बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर 40% जो क्वेश्चन होते हैं, 40% क्वेश्चन जो है वो ईजी होते हैं, यानी काफ़ी आसान प्रवृत्ति के होते हैं। तो 40% क्वेश्चन का मतलब होगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो 150 में से 60 प्रश्न जो होगा वो काफ़ी आसान होगा, जो कि अब आसान किसे कहेंगे ये मैन टू मैन वेरी करेगा। ठीक है, कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई क्वेश्चन आसान हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए वही क्वेश्चन भारी हो सकता है, या डिपेंड करता है कुछ उस क्वेश्चन से आपका पाला पड़ा है कि नहीं। उस विषय वस्तु को अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए आसान होगा। कोई साइंस का विद्यार्थी है तो साइंस का क्वेश्चन आसान होगा, कोई इतिहास ऑनर्स का विद्यार्थी है तो इतिहास का क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, ये अलग अलग है, परंतु हमने यहाँ जो आसान, मॉडरेट या फिर कठिन का जो स्तर जांचा है वो इस स्तर से रखा है कि जो आसान क्वेश्चन है उसको हम यह मानते हैं कि जो आसानी से लुसेंट टाइप का बुक में मिल जाए। ठीक है, जो आसानी से जीके या जीएस का कोई किताब है जो बेसिक बुक्स है उसमें मिल जाए, जो आपका एनसीईआरटी में मिल जाए, जो आम तौर पर हम समझते हैं, जानते हैं। बहुत बार है क्या कि बोल चाल या आम दिनचर्या में भी किसी चीज़ को हम देखते समझते हैं, जैसे कि चार मीनार कहाँ है तो हैदराबाद में, लाल किला कहाँ है तो दिल्ली में। तो इस प्रकार की जो सवालें हैं वो सब जो आसानी से जो हमारे जद में रहता है, आसानी से जो हमारी पहुँच में रहता है, जो हमारी किताबों में रहता है, टेक्स्ट बुक में रहता है, एनसीईआरटी में रहता है, तो वैसे सभी प्रश्न को हम इजी प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न 60 के आसपास रहेंगे। फिर मध्यम स्तर के आ जाइए, मॉडरेट लेवल के, तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न जो है लगभग जो है 35% रहेंगे। ठीक है, तो ये 60, अगर 60 का 60 आप सही कर दिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, तो बाकी ये 35% जो है यहाँ तक में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कैटेगरी में है, अगर आप जो है 95 से लेके 105 तक सॉल्व कर दिए तो निश्चित तौर पर जो है आपका पीटी क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, तो ये 35% ही माने ट्रम्प कार्ड प्ले करता है, यही मुख्य रोल अदा करता है, ये तो सब कोई बना देगा। तो ये मध्यम स्तर का 35%, अगर मोटे तौर पर देखें तो ये कितने सवाल होंगे, तो ये सवाल हो जाएंगे
लगभग 50 सवाल, थोड़ा एक दो आगे पीछे होगा, ठीक है, हम एग्जैक्ट प्रतिशत नहीं बता रहे हैं। तो 50 सवाल जो होगा अगर बीपीएससी की बात करें तो मध्यम स्तर का होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा आपको मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो आपको फिर रिकॉल हो जाएगा, कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है, और कुछ में आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ हो गया, और यही दोनों मिला के कितना हो जाता है, तो 110, यानी इन दोनों को जिसने साध लिया तो समझिए कि उसका पीटी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर जो है आप देखिएगा कि तीसरे स्तर का अगर देखें तो कठिन प्रश्न रहेगा। कठिन प्रश्न ऐसे रहेंगे और ऐसे प्रश्नों की जो संख्या है वो 25% रहेगा। 25% का मतलब ये हो गया कि 40 प्रश्न जो होंगे, लगभग 40%, जो 40 प्रश्न जो होंगे वो कठिन स्तर के होंगे, यानी हार्ड लेवल के होंगे। और ये ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसके बारे में आपको देखकर लगेगा कि ऐसा ये चीज़ तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, इस स्तर के रहेंगे। या फिर पढ़ा है लेकिन ये कूट वाले प्रश्न हैं, इसको ऐसे इस ढंग से पूछा गया है कि पढ़ने के बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। या कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न हो गया, कूट वाले प्रश्न हो गए, वो सारणी वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। या कुछ कुछ ऐसे भी फैक्चुअल प्रश्न होंगे जिसमें एकदम फैक्ट ज़्यादा रहेगा, जो कि एकदम आपको याद नहीं है, पढ़े लेकिन बिल्कुल याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, ठीक है। संख्यात्मक सवाल हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है कि संख्या बीपीएससी में 40 रहेगा, यानी 25%। तो ये 3 स्तर का प्रश्न आपको दिखेगा, और ये तीनों स्तर के प्रश्न को आपको तय कर लेना है कितना, तो 2 से 3 मिनट में आपको देख लेना है, समझ लेना है कि हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट है तो उसमें 150 प्रश्न जो है वो इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। यही रहेगा। आप अमूमन थोड़ा बहुत जो है 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, ठीक है, तो उसमें हमने यही पाया है कि ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे तो लगभग यही जो है रेशियो रहता है। तो चलिए अब क्या करना है ये आप देख लिए। तो अब जो है आपको क्या करना है, परीक्षा प्रारंभ करना है, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ करना है। अगर 12 बजे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल गया तो 3 से 4 मिनट आप लगाए, ठीक है। 12:04 5 मिनट में आपको परीक्षा प्रारंभ करना है। हालांकि इस दौरान कई तरह के व्यवधान भी आते हैं, जैसे कि अटेंडेंस शीट भरना या इन्विजिलेटर आपके कॉपी को साइन करेंगे तो 2-4-5 मिनट है ना वो निकल जाता है। किसी का शुरुआत में निकल जाता है, किसी का बीच में निकलता है, तो उसको छोड़ दिया जाए। तो चलिए 12:05 से हम प्रश्न शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्या रहेगा, तो एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू रहेगा यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि यदि आपने मान लिया जाए कि 90 प्रश्न जो है सही किया, ठीक है, और 30 प्रश्न गलत कर दिया, तो 30 प्रश्न जो गलत किया तो उसके बदले में उसका 1/3 कर दीजिए 10। तो आपका 90 जो सही है, वो 30 जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ ही, 90 प्रश्न जो आपका सही है उसमें से भी 10 नंबर काट लिया जाएगा और आपका स्कोर बचेगा 80। और इस तरह से अगर कट ऑफ रहा 85 या 90 तो आप हो गए डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से आप पीटी की तैयारी में लगे या फिर दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में लग गए, सचिवालय का तैयारी करने लगे, या फिर जो है आप टेट फेट का तैयारी करने लगे, कहीं बीएड डीएलएड का डिग्री करने लगे कि हम टीचर बन जाएं तो चलो कम से कम ये भी ठीक है, ठीक है। और जो पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर वो आपसे आगे हो गए। तो अभी यहाँ मिस नहीं करना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हमको हल करना है। जैसे ही परीक्षा हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हल करना है जो आसान प्रश्न है उसको हल करना है, ठीक है। आसान प्रश्न, और आसान प्रश्न का रेशियो हम कितना बताएं, तो बीपीएससी में लगभग 60 प्रश्न जो है वो आसान होते हैं, इसको हल करना है, ठीक है। ये वैसे प्रश्न होते हैं जो प्राथमिक सोर्स से हमें मिल जाता है, जैसे टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, या सामान्य करंट अफेयर्स है, या लुसेंट टाइप के बुक्स हैं, वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करना है। अब यहाँ भी क्या है कि जैसे ही किसी प्रश्न को आपने देखा और अति उत्साह में आए और बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर लगा दिए, टिक जो है बी, ठीक है, बी लगा दिए, कन्फर्म है, ठीक है। परंतु जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले एग्जाम समाप्त होने के बाद, तो अगल बगल के लोग बता रहे हैं उसका सी होगा। अब आप खुद से फिर से चेक किए
तो पता चला कि आपने प्रश्न को बढ़िया से पढ़ा नहीं। क्यों नहीं? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, हमने क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा नहीं और हमने पढ़ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, भारती छूट गया। ठीक है, प्रथम महिला, और इस तरह से मैंने जो टिक लगाया वो लगाया एनी बेसेंट, जबकि उसमें भारतीय था। उसका जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो होना चाहिए था सरोजिनी नायडू, और इस तरह से वो प्रश्न मेरा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने अति उत्साह में इतने आसान प्रश्न को देखकर, जिसे मैं जानता था, ठीक है, और उसे हड़बड़ी में जल्दी से लगा दिया, जिसके कारण वो प्रश्न गलत हो गया। तो क्या करना है, इस आसान प्रश्न में यहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कि यहाँ जो है क्या होता है कि कहते हैं कि गाड़ी उसी का छूटता है जिसका घर जो है स्टेशन के नज़दीक होता है। यानी जिस प्रश्न को आप पूरी तरह से अवेयर हैं वहाँ भी गलती हो सकती है। क्यों गलती हो सकती है? क्योंकि प्रश्न को आपने बढ़िया से पढ़ा नहीं। इसलिए प्रश्न के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और कम से कम एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। अगर किसी शब्द का, किसी वाक्यांश का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन पर भी जाना है। ठीक है, और इंग्लिश वाले को हिंदी वर्जन पर जाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या है कि उत्तर जो है देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये लिखा हुआ रहता है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, या इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है। ठीक है, और आप नहीं पढ़ना छोड़ दिए और आप देख लिए और उसका पहला ऑप्शन आपको दिख गया जमुना या गंगा, तो उसको लगा दिए, है ना। बहुत बार होता है कि नहीं पढ़ना जो है लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि नहीं शब्द के जगह पर हाँ हो जाता है और उस कारण से प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। खास करके ये 60 प्रश्न तो हम बोलेंगे ये आपका अपना है, आपका पूंजी है, इसे ध्यान से पढ़िए और इसमें गलती मत करिए, हड़बड़ी में गलती मत करिए। दूसरा क्या गलती होता है? तो दूसरा गलती होता है कि आपने मान लिया जाए कि 53वां नंबर सवाल को पढ़ा, ठीक है, और इसका उत्तर लगाया बी, ठीक है, और 54वां नंबर प्रश्न को आप का जो गोला है उसको डार्क कर दिए और डार्क क्या कर दिए, सी। तो इस तरह से क्या हुआ कि 54वां नंबर का प्रश्न आपका और आसान था, जिसका जो सही होना था, अब क्या है कि दोनों प्रश्न आपका गलत हो गया। ठीक है, ये तो गया और वो भी चला गया। तो इस तरह से क्या होता है कि रंगते समय भी ध्यान में रखना है, यहां भी गलतियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले आसान प्रश्न बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम जो है जो मध्यम दर्जे का प्रश्न है, जो मॉडरेट लेवल का है, उसको बनाएंगे। और ऐसे मॉडरेट लेवल प्रश्नों की संख्या होगी कितना, तो लगभग 50। ठीक है, अब इस 50 में क्या है, इसमें तो कंफ्यूजन रहेगा, आपको संशय के बादल घूमते रहेंगे। कभी लगेगा आपका बी होगा, कभी लगेगा सी होगा, ठीक है, कभी लगेगा डी होगा, ठीक है, फिर से सोचेंगे तो अलग नजर आएगा, फिर से सोचेंगे तो अलग नजर आएगा। जितना सोचेंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो हालांकि इस 50 में से भी आप अगर सम्यक दृष्टिकोण डालेंगे तो लगभग जो है ना 25 से 30 क्वेश्चन ये आपका जाना हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा, परंतु क्या है कि उसका रिवीजन नहीं होने के कारण कि आपको जो है ना लगेगा कि पेट में याद है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आगे लगाएंगे, और ऐसे ही प्रश्नों में तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है, और सबसे अंतिम में जब हमारा ये 110 प्रश्न हो गया, 110 प्रश्न हो गया, तब जाके हम अंतिम समय में हम इसको लेंगे जो कि कठिन प्रश्न होंगे, यानी हार्ड प्रश्न होंगे, उसको लेंगे। इसकी संख्या लगभग रहेगी 40। ठीक है, अब इस 40 में हम कोशिश करेंगे, ये आपका बोनस पॉइंट होगा, हम कोशिश करेंगे इस 40 में से कि उतना ही बनाया जाए जितना कि सही हो सकता है। ठीक है, अब इस 40 में आपका मैथ का प्रश्न हो सकता है, अगर आपके पास समय लग रहा है। ठीक है, तो मैथ को क्या है कि मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो उसमें आप टाइम जो है देकर उसको बना सकते हैं अगर आपके पास समय बच रहा है। तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का मैथ में स्कोर 10/10 होता है, यानी 10 में 10 सही, तो यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है कि जो लंबा चौड़ा प्रश्न है, जो आपके जहन में नहीं आ रहा है, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, तो उन सब के लिए एक अलग टेक्निक लगाना है, और वो क्या टेक्निक लगाना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखें तो ये 40 प्रश्न में से कम आपको प्रयास करना पड़ेगा कि 20 प्रश्न हम जो है ना वो सॉल्व कर दें। ठीक है, 20 प्रश्न हम कम से कम सॉल्व कर दें। ठीक है, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है, और इस तरह से आपका टोटल अटेम्प्ट कितना हो जाएगा? टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा लगभग जो है 130। तो 130 में से अगर जो है आपका 110 प्रश्न सही हो गया, ठीक है, 110 प्रश्न सही हो गया और 20 गलत हुआ, तो 20 गलत हुआ तो उसमें से 20 में से 7 या 8 प्रश्न अगर हम माइनस डाल दें नेगेटिव मार्किंग में, तो भी आपका कितना बच रहा है? 102 या 103 प्रश्न जो है उत्तर सही हुआ, तो आप पीटी जो है आराम से क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अब चलिए, तो ये हो गया कि आपको हमने क्रम बता दिया कि क्रम में सबसे पहले आसान प्रश्न को सॉल्व करना है, और उसके बाद जो है मध्यम दर्जे का, और अंतिम में कठिन का। अब कैसे करना है? तुक्का कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो तुक्का लगाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि क्वेश्चन जो है वो कैसा रहता है। जैसे मान लिया जाए कि ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो बीपीएससी क्वेश्चन है, आपने पूरा देख लिया कि ये क्वेश्चन है और इसमें कितने प्रश्न हैं। ठीक है, 150 प्रश्न कौन कौन कहाँ कहाँ हैं ये देख लिया। अब इसमें देखिए ये जो पेज है ये दूसरा पेज है, और इसमें जो है 6 प्रश्न हैं, 7 से लेके 12 तक 6 प्रश्न है, और इधर इस साइड इंग्लिश है, ये साइड हिंदी है। ठीक है, तो आप अगर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी क्वेश्चन को पढ़िए, अगर हिंदी में समझ में आ जाता है तो उसको टिक आउट करिए, उसको गोला डार्क करिए, और यदि नहीं होता है तब फिर जो है इंग्लिश वर्जन को भी देखिए। उसी तरह से अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश के कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 प्रक्रिया कर सकते हैं। इसको हम क्या करते थे कि या तो आप पेज वाइज कर सकते हैं, जैसे ये आपका 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न में से 6 प्रश्न में आप टिक आउट करिए, हल्का हल्का बिंदी बिठाइए, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में वो अलाउ नहीं रहता है। और चाहे तो इनमें से मान लिया जाए कि 6 में से आपको 4 का उत्तर सही आ रहा है, तो 4 उत्तर को पहले आप गोला डार्क कर लीजिए। या दूसरा एक प्रोसेस यह भी कर सकते हैं, जैसे 25-25 का लॉट बना सकते हैं, यानी पूरे प्रश्न पत्र को 150 अंकों का 6 भाग में बांट सकते हैं, लेकिन पूरा 25 का नहीं। जैसे कि इसको देखिए, आगे जाके हम 25 नहीं बल्कि यहाँ तक देखते हैं तो कुल मिला के 4 पेज में 24 प्रश्न हैं। तो इस 24 प्रश्न को हम एक बार टिक आउट कर लेंगे, और इनमें से जो आसान प्रश्न है तो उसका जो है हम गोला डार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर चलेंगे आगे, तो आगे जो है 26वां से लेके 50वां तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 51 प्रश्न है, तो इसको भी ले लेंगे, चूँकि एक पेज में है तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे। तो अब जो है 25 से लेके 51 तक के प्रश्न को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसका जो है जो आपका आंसर शीट है तो उसमें जो है गोला डार्क कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 52 से लेके 75 तक। ठीक है, अब 75 में देखेंगे 75 है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कम बेसी करके भी देख लेंगे। जैसे हाँ, इसमें एकदम एग्जैक्ट 75 है तो 75। इस तरह से क्या है कि आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो कम हो गया, 75 क्वेश्चन तक आप छू लिए हैं। हाँ, ये बात और है कि 75 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया अभी, क्योंकि उनमें से अभी आपका 10 प्रश्न छूट गया था, 15 प्रश्न छूट गया था, 60 प्रश्न हो पाया। उसको फिर से दूसरी बार आएंगे, रिव्यू लेंगे, तब देखेंगे। ठीक है, तो ये करना है, ये भी एक टेक्निक है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप सोच रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न को हम सॉल्व करते जाएं और गोला डार्क करते जाएं, तो उससे क्या होता है? लेट होता है। ठीक है, और आपका 2 घंटा का समय भी कम पड़ने लगेगा, इसलिए आपको लॉट में करना होगा। हालांकि लॉट में एक वही सावधानी बरतनी है कि लॉट में करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है 71 नंबर का प्रश्न पढ़े और वो 71 नंबर का प्रश्न जो है आपको नहीं आया, और उसको जो है सेकेंड रिव्यू के लिए आप रख लिए, और 72वां नंबर का सवाल का आंसर हुआ बी, लेकिन आप गलती से रंग दिए 71 का बी, जबकि 71 को आप छोड़ रखे थे। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको जानबूझ के गलती हो गया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए तुक्का पर बात करते हैं। तो तुक्का क्या है? मैंने पहले ही बताया, तुक्का जो है
तुक्का क्या है? तुक्का जो है अतार्किक चीज है। तुक्का हम उसको कहते हैं जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बुद्धिमत्ता के, बिना किसी सटीक अनुमान के, बिना किसी वैज्ञानिक विधि के हम किसी भी प्रश्न के किसी भी ऑप्शन को हम लगा दिए तो उसको कहते हैं तुक्का। ठीक है, यह एक प्रकार का जुआ है। जुआ नहीं खेलना है, आपका कैरियर का सवाल है। आपको क्या करना है? आपको इंटेलिजेंस गेस करना है, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक अनुमान लगाना है। जिस प्रश्न का आप उत्तर नहीं जान रहे हैं, जिसमें आपको संशय है, कंफ्यूजन है, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां पर आप इंटेलिजेंस गेस करेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस गेस में आपके गलत होने के खतरे नहीं हैं, ये तो रहेगा, रिस्क तो लेना है। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कैसे होगा? आप जान रहे हैं कि बिना 100 प्रश्न सही हुए आपका बीपीएससी पीटी क्वालिफाई नहीं होगा। और यदि आपको 80 प्रश्न ही आता है, 70 प्रश्न ही आता है, तो क्या उतना पर ही रुक जाएंगे? तो वो तो ऐसे ही हार मान लेना हो गया कि आप भाई पहले ही हार मान लिए, पहले ही आप जो है ना मतलब हाथ खड़े कर दिए। तो हाथ तो खड़ा नहीं करना है, आपको 100 से टारगेट पार करना है तो रिस्क लेना होगा। और रिस्क लेने के लिए आपको इंटेलिजेंस गेस करना पड़ेगा। अब इंटेलिजेंस गेस क्या है? तो नॉट टू करेक्ट, ये नहीं है कि आप जो इंटेलिजेंस गेस की हम जो बात कर रहे हैं उससे क्या है कि आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही होने की संभावना है। नॉट टू करेक्ट यानी ये करेक्ट नहीं है, बट मस्ट प्रोबेबल टू करेक्ट। ठीक है, यानी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि वो सही हो, इस पर हम चलेंगे। ठीक है, तुक्का या इंटेलिजेंस गेस जो है वो इसी पर काम करता है। और यदि इस आधार पर आप जो है 40 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, और 40 क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ तुक्का लगाते हैं, बिना तर्क के कोई तुक्का लगा देते हैं, तो उसमें आपका सही होने की, प्रश्न को सही होने की जो संभावना है वो रहेगा 10। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस गेस करते हैं तो वो इसकी संभावना हो जाएगी 30। ठीक है, यानी 20 प्रश्न का यहाँ आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्यों ना हम समझे कि इंटेलिजेंस गेस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं और अगर वो पहले से कभी जान रहे हैं, बरसों पहले कभी सुने, तो हमारे मन में एक जो है ना झनकार बजता है। ठीक है, हमारे जो है ना मस्तिष्क को वो छूता है, हमारे दिल को वो छूता है। ठीक है, और वो क्या है? वो है हमारा अवचेतन। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े संसार में एक अवचेतन का संसार हमारे अंदर भी बसता है। ठीक है, और वही अवचेतन हमारे दैनिक जीवन का या पूरे होल लाइफ का वो काम करवाता है। धर्म का पालन करना, संस्कृति का पालन करना, किसी प्रथा परंपरा रीति रिवाज का पालन करना, वो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड का जो है कमाल है, वो हमारे अवचेतन का कमाल है। और हम क्या है ना कि उसी कारण पूर्वाग्रह से भी ग्रसित रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही है, इसमें इसका निगेटिविटी भी है, पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अवचेतन जो है ना वो जो है यहाँ पर इसका यूज करना है। ठीक है, तो क्या है कि बीपीएससी जो सवाल पूछती है, तो बीपीएससी जो सवाल पूछती है तो ऐसा नहीं है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं लुसेंट से या लक्ष्मीकांत, महेश बर्नवाल या किसी भी प्रकार का पुस्तक जो पढ़े हैं, 10+2 लेवल पर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं, और वहाँ से ही सिर्फ सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बीपीएससी में जो बहुत सारे सवाल होते हैं, लगभग हम तो कहते हैं कि कम से कम 50% जो सवाल होते हैं वो आपके पूरी जीवन भर की पढ़ाई का जो है एक सार होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर आप कंफर्म नहीं है, उसका आंसर आपको पता नहीं है, अब आपको उसमें इंटेलिजेंस गेस करना है, तो आप चले जाइए अपने अवचेतन को खंगालिए, है ना, दूर चले जाइए। ठीक है, आप 7वां 8वां 9वां 10वां 5वां 6ठा कहीं पढ़े हों, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ पढ़े हों, सिनेमा देखे हों, ठीक है, कहानी पढ़े हों, फिक्शन पढ़े हों, कहीं कथा सुने हों, कहीं गए हों, वो वहाँ से अवचेतन ढूंढ कर लाएगा और कहीं ना कहीं पहली बार जो ऑप्शन आपको लगेगा कि ये होना चाहिए, आप विश्वास कीजिए कि वही होगा। ठीक है,
आपका वही ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारे अवचेतन का कमाल है कि पहली बार में जो ऑप्शन आपको लग जाए कि सही है तो वही सही होता है। कई बार होता है कि हम जो है ज़्यादा दिमाग लगा के उत्तर को बदल देते हैं और बाद में आके घर मिलाते हैं, पता चलता है कि अरे वही है जो हम सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इस उत्तर को बदल दिए। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये अवचेतन का बड़ा काम है, यहाँ बड़ा कमाल है, तो इसको थोड़ा सा जागृत करने की ज़रूरत है। दूसरा है अन्य सोर्स, ठीक है। अन्य स्रोत क्या है कि बहुत बार क्या होता है ना कि मनुष्य एक दायरे में बंधा रहता है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे अधिक नहीं सोचता हूँ। जैसे कि हम यदि खा रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो खाना पर होता है, हम दूसरा चीज़ नहीं सोचते हैं उस समय, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर फुल कंसंट्रेशन हमारा किताब में होता है, ठीक है। जब हम मूवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन वहाँ होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है क्या होता है कि हम मान लिया जाए कि भूगोल का प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक दशाओं की ओर चला जाता है और हम उसका अन्य सोर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर जो है कोई भूगोल का प्रश्न है, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भूगोल का प्रश्न है और वो आपको नहीं आ रहा है, वो आप भूल गए हैं, आपके जेहन में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है ना, उसका रिलीवेंसी आप देखिए कि और कहीं किसी चीज़ से है क्या, इतिहास से उसका रिलीवेंसी है, राज्य व्यवस्था से उसकी रिलीवेंसी है, इकोनॉमी से है, या करंट अफेयर्स, हाल फिलहाल के समाचारों में आपने वैसा कुछ सुना है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका कि हाल फिलहाल जो है ना वैश्विक परिदृश्य में चर्चा में रहा हो, तो ऐसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं सवाल लेता हूँ कि आपको आ गया कि गोलन हाइट्स एक जगह है, गोलन हाइट्स एक जगह है, ये कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन आपका कुछ भी दे दिया, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप का दे सकता है, या देश भी दे सकता है, इजराइल, सीरिया, इराक, ईरान, भारत, ऐसे कुछ दे सकता है ऑप्शन, ठीक है। और आपको एकदम पता नहीं, एकदम ब्लैंक है, तो वहाँ क्या करना है? वहाँ करना ये है कि आप अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो क्या पता चलेगा कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको पता चलेगा कि गोलन हाइट्स एक वैसा जगह है जो कहीं ना कहीं जो पश्चिम एशिया का हम इतिहास पढ़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न एशिया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये संबंधित लग रहा है। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया। दूसरा है सामयिक परिप्रेक्ष्य। तो अभी हाल फिलहाल में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ था, गाजा पट्टी जो है, तो वहाँ पर इजराइल ने हमला किया, तो शायद वहाँ से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से संबंधित हो सकता है, इसका मतलब है कि ये इजराइल में है गोलन हाइट, या फिलिस्तीन में है। तो इस तरह से आप किसी अन्य सोर्स से, भले वो प्रश्न भूगोल का हो, लेकिन आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, आप जो है सामयिक परिप्रेक्ष्य से उस उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो ये इसके लिए जरूरी है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन को और लेते हैं कि निम्न में से किसकी सीमा इजराइल से नहीं लगती है, और उसमें उत्तर रहेगा सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और ईरान, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है। तो आप देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लिया जाए कि आपने वर्ल्ड कप मैप को नहीं देखा है। मैं बार बार बोलता हूं कि जो मैप है, जो मानचित्र है, उसको जरूर देख के जाइए, ठीक है। और खास करके जो डिस्टर्बिंग एरिया है उसको जरूर देखना है, जो हाल फिलहाल चर्चा में रहा है, परंतु आपने नहीं देख के गया। तो आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में आपने यह भी सुना होगा कि इजराइल को मतलब हवा से, एयरफोर्स के माध्यम से ईरान पर हमला करना पड़ रहा था, क्योंकि ज़मीन पर कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब है कि ज़मीन पर रास्ता नहीं था, युद्ध भले हो रहा था। जनरली युद्ध जो है दो पड़ोसी देशों के बीच होता है, परंतु यहाँ क्या हो रहा था कि ईरान जो है वो इजराइल का पड़ोसी देश नहीं है, वो दूर है, लेकिन क्या है कि कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हुई थी, है ना। उन्होंने समर्थन किया था, हिजबुल्लाह वगैरह ने फिर इजराइल पर आक्रमण किया था, उसमें ईरान का समर्थन था, तो इस कारण से ईरान पर हमला हुआ।
ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सब जो है इजराइल के पास है, ये सब पश्चिम एशिया का देश है जो भूमध्य सागर के आसपास बसे हुए हैं, परंतु ईरान वहाँ से दूर है, तो इसका मतलब है कि ईरान की सीमा नहीं लगती है। तो ये अदर सोर्स से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस में ये होता है कि जिस ऑप्शन की सबसे कम संभावना है उसको छांट दिया जाता है, यानी 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे जो कम संभावना है उसको छांट दिए, फिर दूसरा जो सबसे कम संभावना है उसको छांट दिए, और अंतिम में 2 जो बचता है उसमें से किसी का 50-50 आपको करना होता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, और चौथा चीज़ है वो है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या है? अब भले ही वो लॉजिक बेतुका हो, जिसका कोई आधार नहीं बनता हो, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप किसी प्रश्न का ऑप्शन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका उत्तर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगाइए। जैसे क्या क्या लॉजिक हो सकता है कि अगर किसी प्रश्न का जो है ऑप्शन है वो थोड़ा सा लंबा है, तो लगभग जो है ना 60 से 70% संभावना रहता है कि वो वही उसका ऑप्शन हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी में आप देखिएगा कि किसी ऑप्शन का वेस्ट एक्सप्रेशन के लिए उसका कुछ जो है ना एब्रिविएशन या कुछ मीनिंग भी ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है, तो बहुत संभावना है कि वही हो। ठीक है, या इसके अलावे हर किसी का लॉजिक अलग अलग होता है, तो जब भी आपको तुक्का लगाना हो, ठीक है, तो तुक्का मत लगाइए, आप करिए इंटेलिजेंस गेस और कोई ना कोई लॉजिक लगाइए। ये लॉजिक क्या होता है ना, बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि हम लॉजिक लगाए, कौन सा लॉजिक लगाए और हमारा सही हो गया। कोई भी लॉजिक हो तो वहाँ क्या है कि उत्तर आपका सही होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बिना लॉजिक का कभी तुक्का मत लगाइए, जो अनभट्टे शॉट होता है वो अनभट्टे शॉट मत लगाइए। ठीक है, आप इंटेलिजेंस गेस करिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट हम एलिमिनेशन प्रोसेस पर भी चर्चा करते हैं। इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, खास करके यूपीएससी के विद्यार्थी इसको करते हैं। तो एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे करना है इसके लिए देखिए, एलिमिनेशन प्रोसेस। तो एक प्रश्न लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी में पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, परंतु ये देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए, आप लोगों को तो उत्तर पता ही होगा, काफ़ी सिंपल सवाल है। लेकिन मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आपको उत्तर नहीं पता है, तो कैसे इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ छंटनी करना। ठीक है, तो छंटनी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे कम संभावना है। तो कम संभावना में आप देखेंगे कि बिहार जो है वो मैदानी इलाका है। बिहार क्या है, तो वो मैदानी इलाका है। और बाघ कहाँ रहेगा, जहाँ जंगल ज़्यादा रहेगा। अब बिहार में 8-9% ही जंगल है, तो बाघ यहाँ अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। और हम यह भी जानते हैं कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और एक ही टाइगर रिजर्व है, वो भी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दोनों एक ही है, अलग अलग नाम से जानता है, क्योंकि जहाँ पर बाघ होते हैं, जिस नेशनल पार्क में बाघ होता है उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में एक ही है और वो है पश्चिमी चंपारण में। तो कितने बाघ होंगे, 8% क्षेत्रफल पर 1 है, तो बहुत कम बाघ होगा। तो सबसे पहले इसको छांट दीजिए कि ये तो नहीं होगा, बिहार तो कभी नहीं हो सकता है। अब जो है असली लड़ाई 3 में है। तो 3 में देखिए, फिर एक आप कम से कम छांटिए। तो एक किसको छांट सकते हैं, तो आप देखिए गुजरात में आप सुने होंगे कि यहाँ पर जो है ना बाघ नहीं, गुजरात हमेशा जो है शेर के लिए फेमस है। ठीक है, शेर। ठीक है, अब ऐसा बहुत कम संभावना है कि किसी एक स्टेट में शेर भी ज़्यादा रहे और बाघ भी ज़्यादा रहे, हो सकता है, परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ठीक है, तो गुजरात को हटा दीजिए, क्योंकि हम गुजरात में जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर कि ज़्यादा शेर पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 2, तो 2 यानी 50-50% का, यानी सही होने की संभावना ज़्यादा है, चाहे इसको हम सही मार देते हैं या इसको मार देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप लगा दीजिए, 50-50, या तो सही होगा या गलत होगा, यानी आधा आपका प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ भी आप अगर एलिमिनेशन करना चाहें तो एक चीज़ कर सकते हैं, आप बाघ के बारे में थोड़ा सोचिए कि ये कहाँ रह सकता है। तो ये वहाँ रहेगा
जहां आसानी से इसको भोजन उपलब्ध हो, ठीक है। और बाघ जो शिकार करता है वो कैसे करता है, घात लगा के करता है। ये रात्रिचर प्राणी है, रात में चलेगा। तो रात में चलने के लिए इसको जो है बहुत ऊंचा पहाड़ी इलाका वगैरह नहीं चाहिए, इसको ऐसा इलाका चाहिए जहाँ की थोड़ा मैदान भी हो, थोड़ा पहाड़ी भी हो और भोजन उपलब्ध हो। भोजन कहाँ उपलब्ध हो सकता है, तो भोजन उपलब्ध हो सकता है वो क्या है, ये उष्णकटिबंधीय जोन में, यानी टेम्परेट जोन में, ठीक है। और जो जंगल होंगे, जो आपका जंगल किस प्रकार का होना चाहिए, तो जंगल होना चाहिए जो कि घने जंगल हो, उष्णकटिबंधीय वन है तो वहां पर होगा। तो अब उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, महाराष्ट्र जो है ये क्या है, ये तटीय प्रदेश है, यानी कोस्टल इलाका है, तो कोस्टल इलाका है। दूसरा है कि जो विदर्भ का क्षेत्र है, जो नागपुर वाला इलाका है, वो पूरा सूखा की चपेट में रहता है, तो वहाँ तो बाघ रहने से रहा। और जो जंगल है वो तटीय इलाकों में है ना, कोस्टल इलाका है, ठीक है। तो कोस्टल इलाका में कोंकण तट है, तो वहाँ पर तो तटीय इलाका में बाघ ज़्यादा नहीं पाया जाता है, बहुत कम संख्या में होता है। तो इस आधार पर आप इसको भी छांट सकते हैं। और मध्य प्रदेश क्या है, तो ये लैंडलॉक्ड है और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कहीं सुन रखे होंगे तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को अधिक बाघ होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अंत में हम सारांश को देख लेते हैं कि समराइज रूप में देख लेते हैं। बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर्वशुद्ध हल करें, कोशिश करें कि एकदम एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा हो, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आसान प्रश्न को पहले हल करें, ठीक है। जो इजी प्रश्न है उसको पहले हल करें और मैक्सिमम अटेम्प्ट लें। मैक्सिमम अटेम्प्ट से नहीं डरना है, यानी आप जो है अटेम्प्ट ही लिए 100, ठीक है। तो 100 में तो बहुत संभावना है कि आपका 20-25 गलत हो जाए, तो 20-25 गलत हो जाएगा तो कितना बचेगा, 70-75। तो इतना में सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो आपको अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए, तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक सामान्य जो कैंडिडेट हैं उसको कितना प्रश्न सॉल्व करना चाहिए, तो अगर आप मान लेते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि आप 60 प्रश्न को आप सही सही सॉल्व कर लिए, ये 60 में कोई डाउट नहीं है, एक भी गलत नहीं है, तो बाकी जो मॉडरेट लेवल का है उस 50 में से आप 50 अगर सॉल्व कर लिए और उसमें अगर 30 भी सही होता है तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब बाकी जो हार्ड वाले 40 हैं, हार्ड वाले 40 हैं, उसमें से अगर 15 भी आपका सही हुआ तो कितना हो जाता है, 105 होता है। यानी किसी भी कैटेगरी में आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना अटेम्प्ट लेना है, तो कम से कम आपको अटेम्प्ट कितना लेना है, यानी 60 और 40, 60 और 50, 100, 110 और हार्ड वाला में से कम आप जो है 20 ले लीजिए। यानी अटेम्प्ट जो है आपको लेना है 130। एक सामान्य स्टूडेंट के लिए 130 प्लस अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। हालांकि ये हर विद्यार्थी के लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मैं कहता हूं कि 125, 130, 135 अगर अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो आपकी संभावना कम होती जाती है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल ही मत छूइए, बिल्कुल ही मत बनाइए, ठीक है। और उत्तर बनाने के लिए जिसका उत्तर आप नहीं जानते हैं उसको इंटेलिजेंस गेस करिए, ठीक है। उसके बाद स्पीड रखें, ऐसा भी नहीं है 120 मिनट है, 120 मिनट में 150 प्रश्न सॉल्व करना है, 1 मिनट से कम समय है, तो स्पीड आपको रखना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं है कि समय बिल्कुल ही कम है, ठीक है, समय है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। और वैसे भी 150 का 150 तो बनाना है नहीं, तो उतना दूर तक हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ तक जाएंगे, तो 120 मिनट में अगर हम 120 प्रश्न को भी अच्छे से टेकअप कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है 5-7 सवाल जिसमें तुक्का लगाना है, इंटेलिजेंस गेस करना है, वो हो जाएगा। 125-130 तक सॉल्व करिए, निश्चित तौर पर आपका पीटी क्वालिफाई है। और फिर आप मेंस का तैयारी लग जाइए, बिना किसी कट ऑफ को देखते हुए, बिना किसी डाउट के और बिना किसी स्कोर वगैरह मिलान के आप सीधा मेंस की तैयारी में लग जाइए, निश्चित तौर पर आप ऑफिसर बनेंगे। तो चलिए हम सेशन का अंत करते हैं हमेशा की तरह एक स्लोगन से, ठीक है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा,
ठीक है। ये संत गुरु रविदास से जुड़ा हुआ मामला है। गुरु रविदास जिन्होंने कहा था कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा, ना नहाने की ज़रूरत है, ना तीर्थ व्रत करने की ज़रूरत है और ना गंगा जाने की ज़रूरत है। आपके पास जो पात्र है, जो पानी है, बाल्टी में हो, गिलास में है, कटोरा में है, वही गंगा है। उसी से आप पवित्र हो सकते हैं। तो आपके पास जो भी साधन है, जितना भी आपने पढ़ा, कभी भी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। जितना आपने तैयारी किया उतना ही काफ़ी है। उसी को चंगा मन से, यानी फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ, और पूरा जो 120 मिनट का आप बढ़िया से यूज कर लिए, तो समझिए गंगा आपके पास है, यानी सफलता आपके पास है। तो चलिए, हमें आशा है कि इस प्रोसेस, इस ट्रिक और टेक्निक से आपको लाभ हुआ होगा। यदि लाभ हुआ है तो क्या करना है, अपने मित्रों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, इसको लाइक करना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करना है। आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।